हम लोग अभी क्लास 9 का मैथ देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8.1, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये फर्स्ट वीडियो है हम लोग का जो डिजिटल बोर्ड पर कराया जा रहा है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इशू आया, कभी माइक का सेटिंग ठीक से नहीं हो रहा है, कभी कंप्यूटर का सेटिंग ठीक से नहीं हो रहा है, कभी कैमरा का सेटिंग ठीक से नहीं हो रहा है, पर फिर भी अभी तक काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आज जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 9th 10th जो होता है ना, अभी भी 9th के लिए हमारे पास 3 मंथ का समय है। 3 मंथ है 9th कवर करने के लिए, मतलब एग्जाम देने के लिए लगभग, और 3 मंथ 9 और 10th के लिए काफी होता है। अगर सिर्फ हम 9 और 10 की बात करें तो उसके लिए 3 मंथ एनफ है। और अगर तुम 3 मंथ से ज्यादा ले रहे हो 9 10 में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 9 और 10 वो टाइम होता है ना जब लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 11 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 12 का जो बेसिक होता है, जो 9 10 से मिलता हुआ चैप्टर है, वो सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारा वैसा चैप्टर है, ग्रेविटेशन ले लो साइंस का, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लो, वर्क एनर्जी ले लो, 9th में तो है लेकिन पढ़ना है 11th में भी। तो देखो अभी ये जो समय है ना 9th और 10th वाला, इतना फास्ट तुम लोग करना पड़ेगा, इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके इस झमेला से निकलो। 9 10 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे। अगर तुम 10th की बात करोगे ना, तो 10th जो तुम्हारा है वो किस लिए है? 10th तुम्हारा सिर्फ रिलेटिव्स को दिखाने में अच्छा लगेगा कि उसने इतना मार्क्स लिया। और रिलेटिव्स वो जो अनपढ़ गवार होते हैं ना, मतलब जिनको पता नहीं है आज का मतलब कहाँ पर दौर जा चुका है, ठीक है, लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। अब हम लोग देखो, हम लोग जब बीटेक करते थे, बीटेक करने के बाद जब वहां पर जाते थे मतलब इंटरव्यू के लिए, 10th का तो पूछता भी नहीं था, दिखाने का तो बहुत दूर की बात है। कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं देखता है 10th का मार्कशीट। कौन देखेंगे? तो हमारे जो अंकल जमाने के या दादा परदादा जमाने के जो लोग हैं ना, उन लोग के लिए 10th बहुत मायने रखता था। उन लोग को लगता था ये बहुत बड़ा चीज हम लोग कर लिए 10th में अच्छा मार्क्स ला करके। तो सिर्फ उसी के लिए 10th है आज के टाइम में, और कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसको जितना फास्ट हो सके खत्म करो, और जितना फास्ट हो सके खत्म करके और तुम लोग लग जाओ 11 और 12 में। हालांकि 11 12 का वीडियो हम लोग के चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं उन लोग को बता दे कि इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है। 9 10 में तो काम आएगा ही आएगा। 9 10 में तुम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, इसके अलावा सोशल साइंस भी 10th में मिल जाएगा। तो ये सब तो तुम लोग को मिलेगा ही, लेकिन जब तुम लोग आगे जाओगे ना, आगे कहने का मतलब है कि जब 11 12 में जाओगे तो मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन करने में चैनल तुम लोग को काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके अलावा अगर तुम लोग मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वहां पर बायोलॉजी भी 11 12 में तुम लोग को मिल ही जाएगा। और इसके अलावा अगर तुम लोग बीटेक करते हो, बीटेक करने के बाद गेट का प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बीटेक करने के बाद गेट का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग का ये चैनल तुम्हें काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो, ये चैनल हम बता दिए तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर नंबर नोट करना चाहोगे डाउट्स के लिए, देखो डाउट्स पूछने का दो तरीका है। एक तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ही सकते हो। दूसरा डाउट पूछने का तरीका है ये व्हाट्सएप नंबर, हम एक व्हाट्सएप नंबर तुम लोग को दे देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर तुम लोग अपने पास रख सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर काफी दिनों तक काम आने वाला है। अगर मान लो कि डाउट रह जाता है, तुम लोग व्हाट्सएप करके हमसे क्वेश्चंस वगैरह है वो पूछ सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9147778636। ये नंबर तुम लोग को नोट करके रखना है, ठीक है। ये नंबर तुम लोग को काम आने वाला है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो सेक्शन है मैथ का, ज्योमेट्री, समझ लो कि यही एक चैप्टर है जो सोचने के लिए मतलब मजबूर कर देता है। बाकी जो है 9 10 में कुछ है नहीं। 9 10 में ये जो दो, और ये भी देखो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। 9 10 का ये दो चैप्टर, ये जो चैप्टर है ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है, चाहे 9th को या फिर 10th का, दिमाग तो बहुत लगवाता है। पर अफसोस इस बात का है कि आगे इसका कोई यूज होने वाला नहीं है। हाँ, दिमाग को बढ़ाने के लिए, दिमाग की कसरत के लिए ये सही है, ठीक है। एक्सरसाइज अच्छा करवा देगा दिमाग को। लेकिन जब तुम 11 12 में जाओगे ना, तो इस टाइप का कोई ये कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि ऐसा है तो प्रूव करो कि ऐसा होगा। कहीं आता नहीं, किसी कंपटीशन में नहीं आएगा। हाँ, 10th लेवल का अगर कंपटीशन दे रहे हो तो वहां पर तो फिर आप पूछेगा ही। लेकिन मेंस और एडवांस के लिए अगर उस नजर से देखे ना, तो ये बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। और टाइम भी अच्छा खासा लेता है। 10th में आई मतलब हमको पता है 10th का जब हम एग्जाम दे रहे थे ना, तो उस टाइम मतलब जितना ऑल सब्जेक्ट में टाइम लगता था ना, उतना सब्जेक्ट लग जाता था एक सिर्फ ज्योमेट्री में, ठीक है ना, ज्योमेट्री पढ़ने में।
तो ऐसा ही होने वाला है, इसमें तुम लोग को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। चलो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलो ये लिख देते हैं व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर फॉर डाउट। चलो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13। किसी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है और उस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का रेशियो दे रखा है वो 3:5:9:13 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, चलो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि जो चारों एंगल होता है, अगर यहाँ पर ए बी सी डी कर ले, ए बी सी डी, तो यहाँ पर जो सम होगा ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, है ना, 360 डिग्री। ये तो हम लोग को पता है। और यहाँ पर हम लोग को दे रखा है कि एंगल का जो रेशियो है वो कितना है, 3:5। अगर एक एंगल 3x रहा, एक को अगर हम लोग 3x एज्यूम कर लें, तो दूसरा कितना हो जाएगा, बी 5x, सी हो जाएगा 9x और डी हो जाएगा 13x। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, ए मिलाकर कितना, 360 डिग्री, है ना, ए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, सिंपल सबको ऐड कर लेना है। अगर सबको ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 8 8 16 17, 17 10 27 और 3 30, मतलब कि टोटल हो रहा है 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग ऐड कर ले तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 30, तो a कैंसिल हो रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 12। और जब x हम लोग का 12 आ चुका है, x हम लोग का 12 आ चुका है, तो हम लोग सारा एंगल निकाल सकते हैं। एंगल a कितना था, एंगल a था 3x, मतलब कि 3 इंटू 12 36, ठीक है। उसके बाद एंगल b, b कितना हो जाएगा, 5x, 5x हो जाएगा 5 इंटू एक्स के जगह पर 12 60। उसके बाद आ जाओ एंगल सी के लिए, सी कितना हो जाएगा, सी हम लोग का हो जाएगा कितना था सी, 9x, तो 9 इंटू 12 108 हो जाएगा। और फाइनली हम लोग को क्या निकाल लेना है, डी निकाल लेना है। डी कितना हो जाएगा हम लोग का, अगर डी निकालेंगे तो 13x है, 13 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 3 36, 12 13 14 15, 156 डिग्री। तो ये हम लोग का फाइनली आंसर आया, ए बी सी और डी का। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आज हम लोग देखो टाइम का जो कीमत है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, ठीक है। टाइम पर तुम लोग बिल्कुल ध्यान दो, टाइम को बिल्कुल ठीक से मैनेज करना होगा। और ऑब्वियसली उस टाइप का अगर वीडियो देखे जिसमें थोड़ा कॉमेडी वगैरह चलता है, देखने में तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, लेकिन अगर टाइम को लेकर के देखा जाए ना, एक बार महेश्वरी का वीडियो हम देख रहे थे, उसमें वो बता रहे थे कि हम अपने वीडियो पर ऐड नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो अपने वीडियो पर ऐड जो है ना वो ऑफ करके रखे हैं। तुम लोग देखना, अगर हम लोग अपना वीडियो खोलते हैं ना तो वहां पर ऐड आता है, पर उन्होंने जो है ना इस ऐड को ही ऑफ करके रखा है।
ऑफ करके रखा है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, उनसे पूछा गया कि आप ऑफ करके क्यों रखे हैं इस तरह से, तो उनका आंसर था कि मेरे वीडियो पर करोड़ों व्यू होता है, ठीक है, और एक ऐड अगर 5 सेकंड का भी है तो 1 करोड़ आदमी अगर उसको देख रहा है, हालांकि हमको लगता है 1 करोड़ से ऊपर ही व्यू होता होगा, तो 1 करोड़ इंटू 5 सेकेंड, सोचो कितना सेकंड उनका वेस्ट हुआ, कितना सेकंड बर्बाद हुआ, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि हमने इतना जो टाइम है लोगों का बचा लिया, इतना टाइम का कीमत होता है, चाहते थे इस पैसा से वो काफी ज्यादा, मतलब इस एड से वो काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते थे। एक बार मैंने एक वीडियो देखा था, वो खान सर का वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया था कि इनकम टैक्स कैसे बचाए, मतलब टैक्स चोरी कैसे करते हैं लोग, ठीक है। वो वीडियो 10 मिनट का था, तो हम सोचे कि कुछ बताया है, क्या बताया है, एक बार जरा देखते हैं क्या सर बता रहे हैं इसमें। तो आई थिंक पूरा 10 मिनट देखने के बाद उसमें हमको बस इतना ही समझ में आया, एक दो लाइन वो बोले थे, ये जो लेन देन है ना वो कैश में करो, और टैक्स बचाने के लिए जो लोग हैं ना पैसा स्विस बैंक में डाल देते हैं। तो सोचो ये मतलब 1 मिनट का काम था, पर उसमें 10 मिनट वेस्ट गया। तो ऑब्वियसली अब जिसको टाइम ही पास करना है उसके लिए तो काफी ज्यादा है, मतलब बाकी का 8 मिनट 9 मिनट क्या हो, बाकी के 8 मिनट 9 मिनट इंटरटेनमेंट हो रहा था, तो इंटरटेनमेंट उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि देखो अब फॉर्म तो करोड़ों लोग भरेंगे, लाखों लोग भरेंगे, है ना। एक बार शायद रेलवे का फॉर्म आया था, 1 करोड़ लोग भर दिए थे, तो उसमें से कितना सीट तो बहुत 5% लोग ही होते हैं ना, तो वो कॉमेडी वाला जो सेक्शन होता है ना वो 95% लोगों के लिए होता है। 5% जो लोग होते हैं वो उसमें अपना वो पढ़ाई करते हैं, तो उसमें तुम लोग को अपना देखना पड़ेगा, वहां पर फोकस करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। चलो चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दो नंबर हम लोग को क्या दे रखा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो इक्वल है, ठीक है, तो सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो चलो हम लोग एक तो पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं, मतलब कि ए पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, ये चलो इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा हो गया एक तो पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के बारे में क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका जो डायगोनल है ना वो इक्वल दे रखा है। चलो इसके डायगोनल को ड्रॉ करते हैं पहले, ये हमारा डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, क्लियर है। फोकस करना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। हम लोगों ने डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम लोग से बोला जा रहा है कि इसका जो डायगोनल है वो इक्वल है, इसका नाम दे देते हैं, मान लो ए हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें हम लोग को दे रखा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी बराबर बी डी गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बोला जा रहा है इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अब हम लोग को प्रूफ करना कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, कैसे प्रूफ करेंगे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बारे में कुछ जानना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का हाथ पैर कैसा होता है, तब तो बोलेंगे देखो इसका हाथ जो है रेक्टेंगल की तरह मैच कर रहा है, उसी की तरह है।
ठीक है। तो रेक्टेंगल का हाथ पैर हम लोग को जानना पड़ेगा। देखो रेक्टेंगल में अगर पहचानना है कि कोई चीज रेक्टेंगल है या नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, उसका सामने वाला जो साइड है ना वो इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव, हम लोग को प्रूफ करना है कि हमारा जो एडी होगा वो बीसी के बराबर होगा, एडी बराबर बीसी। अब पैरेलल तो है ही, रेक्टेंगल का वही पहचान होता है, पहचान होता है कि मतलब देखो इसमें दे रखा है कि आमने सामने वाला जो साइड है ना, जैसे ए बी और डी सी, वो पैरेलल होना चाहिए, एडी और बीसी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में तो पैरेलल तो हो ही गया। अब बस ये हम लोग को प्रूफ कर देना है ना कि इसका सामने वाला जो साइड है ना वो इक्वल है। अब बोलोगे कि सामने वाला साइड इक्वल है, तो ऐसा तो इसमें भी मतलब स्क्वायर में भी होता है। ठीक है, तो आप स्क्वायर प्रूफ कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप जो प्रूफ करो वो स्क्वायर बन जाए, है ना, स्क्वायर जैसा दिख भी रहा है। तो देखो ये जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को हम लोग एक तरह का रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए डिफिनेशन क्या है, स्क्वायर में होना चाहिए कि उसका चारों साइड इक्वल होना चाहिए, और जो रेक्टेंगल है उसका डिफिनेशन है कि उसका सामने वाला जो साइड है ना वो इक्वल होना चाहिए, नीचे वाला ऊपर और राइट वाला लेफ्ट के बराबर। तो हमारा जो रेक्टेंगल है उसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, बट ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। ठीक है, जितने सारे स्क्वायर होते हैं ना वो सारे सारे रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि देखो इसका भी डिफिनेशन वही है कि सामने वाला इक्वल होना चाहिए, और इसका भी देखो सामने वाला इक्वल हो रहा है ना। तो जितने सारे स्क्वायर है ना सारे के सारे रेक्टेंगल है, लेकिन सारे रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें देखो आ, हमारा जो रेक्टेंगल होता है, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का चारों साइड, स्क्वायर की डिफिनेशन में ही बोला गया है कि उसका चारों साइड इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पर तो चारों साइड इक्वल हो नहीं रहा है। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को नोट कर लेना होगा। तो फिलहाल हम लोग एडी बराबर बीसी प्रूफ करेंगे, और सी डी बराबर ए बी, एंड सी डी इक्वल टू ए बी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं। देखो इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग को प्रूफ करना है, पहले तो इसको करेंगे एडी बराबर बीसी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल चूज करेंगे। ठीक है, और उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट की कोशिश करेंगे। एक बार अगर हम लोग का ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो तुम लोग एक बार गेस करो वो ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए। हमें जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, वो ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए ना जिसमें ये दोनों साइड इंक्लूड हो। तो देखो एक ट्रायंगल तो हम लोग को एडीसी दिख रहा है, ट्रायंगल ए डी सी, और एक दूसरा जो ट्रायंगल दिख रहा है एडीसी, कौन सा है देखो, ये हमारा एडीसी है, ये वाला हो गया एडीसी। और एक जो दूसरा ट्रायंगल लेंगे ना, वो लेंगे हम लोग ये वाला बीडीसी, बीडीसी कौन सा है, ये वाला है ना। ये दोनों ट्रायंगल अगर हम लोग चूज कर ले और इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट साबित कर दे, तो हम लोग को मिल जाएगा कि एडी जो है वो बीसी के बराबर है। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे साबित करोगे, तो हम लोग को कम से कम जो उसका क्राइटेरिया है वो पूरा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक तो हम लोग को दिख रहा है कि जो एडीसी है, एडीसी का ए वाला, एडीसी का ए एंगल, और बी सी डी का ए वाला एंगल, दोनों 90-90 डिग्री है। तो एक तो हम लोग को ए मिल गया, तो चलो लिख लो इसको। हम लोग को मिल रहा है एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। ठीक है, ये तो क्लीन दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। इसके अलावा हम लोग को दिख रहा है कि जो डीसी डीसी है ना, वो दोनों में कॉमन है। डीसी इक्वल टू डीसी। चलो, दो काम हो गया। और एक चीज और हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इसका डायगोनल है ना, वो इक्वल है। तो डायगोनल मतलब कि इधर से AC AC इक्वल टू इसका डायगोनल कौन सा है, BD। समझ में आ गया? तो इसका दो साइड और एक एंगल वो इक्वल हो गया। तो ए से एस कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग का जो ए दोनों ट्रायंगल था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ? हम लोग का जो ट्रायंगल था ADC, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के? दूसरा ट्रायंगल हम लोग का कौन था? तो ट्रायंगल बी और CD। ठीक है। क्लियर हो गया? अब जब ए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका अगर हम लोग कोई भी साइड लेंगे, हम लोग को लेना था कौन, AD। अगर इसका हम लोग AD लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, BC। इंडिकेट्स AD बराबर BC। प्रूफ। वही प्रूफ करना था ना, AD बराबर BC। यहाँ पर देखो, एक कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब हम लोग ADC और BCD को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान देना होता है कि ये जो देखो यहाँ पर D वाला है ना, और D और C सामने होना चाहिए। इसका D और इसका C सामने होना चाहिए। लिखते समय ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसका जो DC है, दोनों का DC एक साथ होना चाहिए। देखो, इसका DC इसका DC A वाला है, और जो इसका DC है ना, A वाला DC और A वाला DC दोनों एक साथ है, दोनों साइड में है, ठीक है। और AC और BD का भी देख लो। इसका AC फर्स्ट और लास्ट, BD भी फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए, है ना। वो सारा मैच करना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय इसका थोड़ा सा ध्यान देना, और उसी से फिर निकाल सकोगे। यहाँ पर अगर तुम AD ले रहे हो ना, फर्स्ट टू, तो यहाँ पर तुम लोग को फर्स्ट टू BC लेना पड़ेगा। तब हम लोग का देखो AD और BC दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है। तो एक तो हम लोग का प्रूफ हो गया। अब दूसरा को फिर से प्रूफ नहीं करेंगे। दूसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा के लिए बस हम लोग लिख देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अ ट्रायंगल जो हमारा ए वाला है, इस ट्रायंगल को देखो, ब्लैक वाला ए ट्रायंगल, और एक तो देख लो ये ग्रीन वाला, ए वाला ग्रीन है ए, ठीक है। इस ब्लैक और ग्रीन ट्रायंगल में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लिखना है वही। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD एंड ACD, ग्रीन वाला और ब्लैक वाला, इज कॉन्ग्रुएंट, एंड सो AB इक्वल टू CD। ठीक है, दोनों हो गए। और जब दोनों मिल गया तो ये प्रूव हो गया कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो क्या है, रेक्टेंगल है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड में हम लोग को बोल रहा है सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, so that diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle। ठीक है, क्वाड्रेटल तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसका डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इसका डायगोनल, और ये बोल रहा है ना कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये वाला जो है इसके बराबर होगा और इधर वाला भी बराबर होगा। ठीक है, उसको हम दूसरा कलर से दिखा देते हैं। हम लोग का ए वाला भी है ना, ए वाला और ए वाला भी इक्वल हो जाएगा। और साथ में बोल रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बीच में ये 90 डिग्री भी हम लोग को दे करके रखा है ना। डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटल बाइसेक्ट मतलब कि जो हमने लाइन खींचा रेड वाला और ग्रीन वाला, ये वाला और ये वाला, बाइसेक्ट मतलब इक्वल एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल हो गया। देन इट इज ए रोम्बस, तो प्रूफ करो कि ए एक क्या है, रोम्बस है। अब रोम्बस देखो, रोम्बस होता है उसका चारों साइड जो होता है ना वो इक्वल होता है, वो बस स्क्वायर की तरह ही होता है, स्क्वायर की तरह होगा। और इसका जो है चारों जो साइड होगा वो इक्वल होगा। इसका जो डायगोनल होता है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है, तो डायगोनल तो ऑलरेडी दे ही चुका है। हम लोग को प्रूफ करना होगा ना कि ए साइड और ए साइड इक्वल है। ठीक है, अगर ए साइड इक्वल प्रूफ कर लेंगे तो उसी तरह से सिमिलरली लिख देंगे कि ए और ए भी इक्वल प्रूफ किया जा सकता है और ए भी इक्वल प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। हमको ए और ए अगर इक्वल प्रूफ करना है तो ट्रायंगल कौन सा लेकर के चलना होगा, ट्रायंगल लेकर के चलना होगा एओडी, ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी। ठीक है, एओडी और सीओडी लेकर के चलेंगे। इसको हम दो अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल ए वाला है हम लोग का और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ए वाला है। इन दोनों को ही हम लोग को प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले तो देखो ए वाला एओ बराबर हम लोग का हो जाएगा ओसी, जो कि गिवन है। एओ बराबर ओसी दिया हुआ है, इसमें हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। उसके बाद ओडी कॉमन, ओडी बराबर ओडी कॉमन हो गया, ओडी और ओडी। और एक तो ऑलरेडी दे रखा है कि एंगल एओडी जो है वो बराबर है एंगल सीओडी के। ठीक है, एओडी और सीओडी हम लोग को इक्वल दे रखा है। कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एस कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, मतलब कि दो साइड और एक तो एंगल क्या है वो इक्वल हो गया। जब दो साइड और एक जो तुम्हारा ए है इक्वल हो, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कि ट्रायंगल जो हमारा एओडी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीओडी का, है ना। देखो ओ बराबर ओ, यहाँ पर भी ओ बराबर हमने ओ किया है, और ओडी और ओडी देखो, ओडी दोनों लास्ट में, यहाँ पर भी ओडी लास्ट में, एओ और ओसी यहाँ पर देखो, एओ स्टार्टिंग में, ओसी भी स्टार्टिंग में। तो हमने सही लिखा है अरेंजमेंट, ये जो है ना अरेंजमेंट जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। अब हम लोग को इससे क्या मिलता है, इससे हम लोग को मिलता है अगर यहाँ से फर्स्ट और लास्ट ले तो यहाँ से भी फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग को मिल रहा है इंडिकेट्स AD इज इक्वल टू CD, AD बराबर हो गया CD, प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल इसमें और इसमें A बराबर A हो जाएगा, फिर इसको लेंगे तो A बराबर A हो जाएगा। सिमिलरली करके हम लोग बाकी साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे। एक बार जब सारा साइड इक्वल प्रूफ हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि A हमारा क्या है, रोम्बस है। समझ में आ गया।
यहाँ पर भी एक कंसेप्ट तुम लोग याद रख सकते हो, जो रोहम्बस होता है ना, ये रोहम्बस कुछ इस टाइप का दिखता है। रोहम्बस को हम लोग स्क्वायर नहीं बोलेंगे, पर एक स्क्वायर को हम लोग रोहम्बस बोल सकते हैं। स्क्वायर को रोहम्बस बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन में बोला होता ना कि प्रूफ करो कि एक स्क्वायर है, तो बिल्कुल सेम तरीका से प्रूफ करते हम लोग, फिर ये साइड ही इक्वल प्रूफ करते, ठीक है, तो स्क्वायर प्रूफ हो जाता। तो यहाँ पर भी एक कंसेप्ट तुम लोग को याद रखना है कि जितने सारे रोहम्बस है वो स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन जितने सारे स्क्वायर है ना उनको हम रोहम्बस बोल सकते हैं। रोहम्बस का डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस टाइप का ऐसे होता है। अब इसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हो तो ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर उसका नाम रोहम्बस भी दे सकते हैं।